बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हस्बी मामला हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, ज़िंदा रहने के लिए जहाँ पे धड़कता हुआ दिल, काम करता हुआ दिमाग, फेफड़ों की ज़रूरत होती है, सांस लेना जो है वो इंतहाई जो है समझ लीजिए कि ज़िंदगी की पूरी जो बेस है वो सांस लेने के ऊपर ही है। अब सवाल ये पैदा होता है, सांस लेने को हमें तो नज़र ये आता है कि हम नाक से हवा लेते हैं और फिर हवा बाहर निकाल देते हैं, बस हम ये तो समझते हैं यही सांस लेना है। लेकिन दरअसल सांस लेना एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है। क्यों लेते हैं सांस, सवाल ये पैदा होता है। क्या ज़रूरत है, ये हवा ले रहे हैं फिर हवा बाहर निकाल रहे हैं। अब ये जो हवा है इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। अभी जो हम हवा अंदर लेते हैं ये फेफड़ों में जाती है, इसमें से जो ऑक्सीजन साहिबा हैं वो हमारे खून में चली जाती है और ये ऑक्सीजन एक तरह से हमारे लिए फ्यूल का काम करती है। दूसरी तरफ फ्यूल के लिए हम खाना भी खाते हैं और खाना जो डाइजेस्ट होके वो भी ब्लड में पहुंच जाता है। फिर ये जाके जिस्म के हर हिस्से में, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, ये ऑक्सीजन और हमारा जो डाइजेस्टिव फूड होता है वहाँ पे इनके दरमियान एक रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी मिलती है और एनर्जी की वजह से हम और आप जिंदा हैं, सारे काम कर रहे होते हैं। दिल को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, दिमाग को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी बोलने की एनर्जी चाहिए। आप देख रहे हैं, आपको समझने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत है। सारे काम ये सांस लेने की वजह से हो रहे हैं और हमारे खाना खाने से हो रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर सांस ना ली जाए और तो फिर क्या होगा, क्योंकि सांस लेने में एक बाई प्रोडक्ट जो एक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जिसको हम बाहर निकालते हैं। तो फिर इंसान की ज़िंदगी जो है उसका कोई वजूद नहीं है अगर इंसान सांस ना ले। और अगर इस सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई रुकावट आ जाए तो इंसान जो है फिर मरीज़ बन जाता है सांस लेने का, और उसको हम कहते हैं COPD, जो कि बहुत अरसे से अगर चल रहा हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और आज के दिन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन हम अकेले इस डिज़ीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से हम भी आज इस हवाले से आपको बात बताएंगे कि COPD होता क्या है। लेकिन आप अगर समझते हैं कि आप में से किसी को सांस की कोई तकलीफ़ है, सांस के हवाले से ही प्रोग्राम है, अगर आपको कोई मसला है, बहुत अरसे से खांसी का, बहुत अरसे से आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो प्लीज़ ये लाइव प्रोग्राम है, आप शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने इशू को शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करने 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर साहब जो है इनका ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से है और डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड चेस्ट डिजीज़ से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर हाशिर माजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? बहुत अल्लाह का करम है, बहुत शुक्रिया। क्लिनिक से आ रहे हैं डायरेक्ट आप, तो क्लिनिक से आने का जैसे इंसान थका होता है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज आप इधर मौजूद हैं। सर ये बताइए, ये COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये चारों भाई जो हैं ये चार नाम जो इसको दिए हुए हैं क्या ये? साहब आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन इन नटशेल एक क्रॉनिक डिजीज़ होती है जिसमें सांस का मसला होता है, फेफड़ों के अंदर वर्म होता है, फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं वो सुकड़ी हुई होती हैं, सांस की रुकावट का मसला होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं दमे के मर्ज से। उस तरह की कुछ अलामात होती हैं इसके अंदर, लेकिन मेन जो इसकी वजूहात के अंदर सिगरेट स्मोकिंग जो है वो वजह होती है इसमें। और मसला यही सिगरेट वाले जी, मसला क्रॉनिक अगर चलता रहे, लंबे अरसे तक सिगरेट पीते रहें, तो फेफड़ों में जो डैमेज होता है, 90% से ज़्यादा जो COPD है वो सिगरेट स्मोकिंग से मुंसलिक होती है। अच्छा, ये बताइए दमे में और इस COPD में क्या फ़र्क है? क्योंकि दमे और COPD में कुछ अलामात ऐसी हैं जो कि एक ही किस्म की होंगी, मसलन सीने से सीटी आना, सांस का चढ़ जाना। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री पे और मुआयने पे कुछ अंदाज़ा आपको हो सकता है कि COPD है या दमे का मर्ज़ है। दमा अमूमन जो है अर्ली उम्र में शुरू होता है, बचपन में शुरू होता है या एडोलेसेंट में शुरू होता है। COPD का मर्ज़ है अमूमन 40 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है, मिडिल एजेस में शुरू होता है। और मोस्ट, जैसे मैंने आपको वजह बताई, मोस्ट कॉमन जो वजह यही होती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। 15-20 साल से मुसलसल लोग सिगरेट पीते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से COPD जो है हो सकती है। तो एज ऑफ ऑनसेट जो है हो सकती है। फिर सिम्टम्स जो होते हैं, जो अलामात होती हैं, दमे का जो मर्ज़ होता है, स्पेशली जो अर्ली स्टेज जो दमा होता है, उसके अंदर डे बाय डे वेरिएबिलिटी भी होती है। तो मतलब जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन इतने अच्छे नहीं होंगे।
COPD के अंदर ये ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होती है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ती जाती है। तो जो पीक्स और ट्रॉफ्स जो आते हैं आपके दमे के अंदर, वो COPD के अंदर इतने नहीं आते। तो मेन जो है इसी एज की वजह से। फिर दूसरी चीज़ें इसके अंदर होती है, अगर एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, स्किन एलर्जीज़ की, नाक की एलर्जीज़ की, तो दमे की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जाएगा। लेकिन उससे 40 साल से पहले सिम्टम्स भी होंगे उसके ना? जी, उसमें फिर सिम्टम्स भी होंगे जी। अच्छा, अब ये बताइए, सिगरेट स्मोकिंग की आपने बात की जी। सिगरेट स्मोकिंग से तो ना सिर्फ COPD बल्कि दिल के भी मसले हैं, फालिज के भी चांसेस होते हैं, और स्मोकर्स के भी सब, मतलब हमेशा हम कहते ही रहते हैं भाई आप अगर स्मोकिंग कर रहे हैं करिए, लेकिन बाद में फ्यूचर में डॉक्टरों से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती होने वाली है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो हमारे माशरे में पॉल्यूशन है, जी जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी जो है शहर के उस हिस्से में रहता है जहाँ पे सेंटर ऑफ सिटी है, जहाँ बसों का धुआं, गाड़ियों का धुआं मौजूद है, और वो स्मोकिंग नहीं करता, तो क्या उसको COPD हो सकती है? जी। और ये एक्चुअली इस पे पाकिस्तान से एक स्टडी पब्लिश हुई थी कुछ अर्सा पहले। एक मशहूर जर्नल है हमारा, चेस्ट के नाम से होता है, 4-5 साल पहले पेशावर के एरिया से एक स्टडी। सर यहाँ पे काम करते, इसी स्टडी के मैं डिस्कस करूँगा। एक कॉलर बहुत देर से मौजूद है, उनको शामिल कर लूँ। फैसल साहब लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। मैंने ये पूछना था, मुझे सांस की ना नाक में DNS का मुझे प्रॉब्लम है। मेरी 2 दफ़ा सर्जरी भी हो चुकी है, और मुझे मुंह खोल के मैं सोता हूँ, तो मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएं। अच्छा, ओके। सर्जरी आपकी DNS की हुई है? जी, राइट साइड मेरी वो ब्लॉक रहती है जी जी, इसकी वजह से मेरी गला भी खराब रहता है, और बार बार जो है ना टेम्परेचर या फीवर। अच्छा, ओके। और इसके अलावा एलर्जी वगैरह का कोई मसला है आपको? एलर्जी का भी मसला है, ठंडी हवा से, ये डस्ट से, परफ्यूम से। अच्छा, स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं जी, स्मोकिंग नहीं करता। वेरी गुड, बड़े अजीम इंसान हैं आप तो। ये बताइए कि आपकी फैमिली में किसी को COPD का मसला, दमे का मसला, सांस का कोई और मसला है? नहीं, कोई ऐसा मसला। उम्र क्या है फैसल आपकी? मेरी 27 ईयर है। 27 और मुझे ये काफ़ी कोई 8 से 10 साल हो गए हैं। मैंने 2 दफ़ा ऑपरेट भी करवाया, लेकिन ठीक नहीं होता। डॉक्टर साहब 2 दफ़ा इन्होंने DNS के लिए सर्जरी करवाई है, लेकिन सही नहीं हुआ। कुछ पूछना चाहेंगे फैसल साहब से? फैसल ये बताइएगा कि आपको रेशे का जो हम बात करते हैं, रेशे का मसला रहता है, नाक से टपकने का? रेशा काफी ज्यादा है। गले के अंदर जो छींके आने का मसला? ये हाँ जी, छींके आने का भी ये खत्म नहीं होता। ठीक है। एलर्जी की टेबलेट जो है वो बेडोल या एवल या ये खाता रहूं तो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जी जी, ठीक है फैसल साहब। जी जी जी, कहिए फैसल साहब, आप कह रहे थे कुछ? जी, ये बेडोल, ये एलर्जी की, ये एंटी एलर्जी जो है वो खाता हूँ तो उससे फर्क पड़ सकता है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी। ठीक है, कुछ और पूछना है डॉक्टर साहब? नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, पहले वो स्टडी बता दीजिए, फिर फैसल साहब की तरफ आते हैं। तो जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो ये पेशावर के थ्रू स्टडी हुई थी, और उसमें जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये इंडोर पोल्यूशन भी होता है, और बायोमास फ्यूल जिसको कहते हैं, लकड़ी का चूल्हा जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, डंग केक्स, गोबर जो है इस्तेमाल होता है घर के अंदर खाना पकाने के लिए, जलाने में, उससे भी जो धुआं निकलता है वो भी COPD का रिस्क है। तो मतलब सिगरेट स्मोकिंग ना भी की हो। फिर ये जो हमारे शहरों में इंडस्ट्रियल एरियाज़ बने हुए हैं, कोई इतनी अच्छी रेगुलेशन नहीं है, उसकी वजह से गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है, गाड़ियों के जो है ऑब्वियसली लॉज तो हैं, रूल्स तो हैं कि जो है गाड़ियों के इतना पर्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, इतनी एग्जॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन कोई इतना अच्छा फॉलो नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है उसकी वजह से भी COPD हो सकती है। बिल्कुल, यानी उन इलाकों में, शहर के कंजस्टेड इलाकों में, या शहर के उन इलाकों में जो कि सेंटर ऑफ द सिटी है, जी जी, ठीक है, वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से एक आदमी स्मोकिंग नहीं भी कर रहा, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम, इसको रेशे की बीमारी कह सकते हैं, जो आपने कहा ना रेशा। रेशा का जो है वो ज़्यादा एलर्जी की तरफ पॉइंट करता है। तो इनका एक्चुअली फैसल का जो है लग रहा है कि एक तो इनको नाक के एनाटॉमिकल मसला है कि नेज़ल सेप्टम जो डिविएटेड है उसका मसला है, लेकिन साथ में इनको नेज़ल एलर्जीज जो है वो भी लग रही हैं। और नेज़ल एलर्जीज़ में मसला यही होता है कि नाक में जो है आपका वर्म होता है, उसकी वजह से रेशा टपकता है, गले में जाता है, गले की खराश हो सकती है, खांसी हो सकती है, सांस चढ़ने का मसला भी हो सकता है। अब किस वजह से होता है?
फ़ज़ा में एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ लोगों की करती है, कुछ लोगों की नहीं करती। और एलर्जी के लिए 2 टाइप्स होती हैं, सीजनल कहते हैं जिसमें कि किसी ख़ास सीज़न में होती है, हवा में पोलन अगर ज़्यादा है, मतलब फूल जो है स्पेशली स्प्रिंग सीज़न में जो है निकल रहे होते हैं, उस वक्त जो है कुछ लोगों को सिर्फ उस वक्त होती है, लेकिन कुछ लोगों में सारा साल ही रहती है। अगर सारा साल रह रही है तो फिर दवा जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। सीजनल एलर्जीज़ में आप कुछ अरसे इस्तेमाल करके जब सीज़न चेंज हो वो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो दवाइयों का बता रहे थे नहीं, इनके तो बेचारे की 2 दफ़ा सर्जरी हो गई डॉक्टर साहब, अब क्या करें? जी, एक तो मेरे ख्याल से इनको वो दवाएं जो हैं रेगुलरली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। उसमें ओरल टैबलेट्स एंटीहिस्टामिन जो बता रहे थे वो भी है, नाक का स्प्रे भी होता है, उसकी भी नेज़ल स्टेरॉइड्स हैं, उसकी भी ज़रूरत है मेरे ख्याल से। एंड ही नीड्स अ गुड ईयर नोज थ्रोट सर्जन अगर अभी भी जो है इनको रिकवर का मसला है। फैसल साहब, बेसिकली जो आपकी बीमारी है वो ENT सर्जरी के डोमेन में आती है, लेकिन जितना हमें पता है, जितनी डॉक्टरी हमें आती है उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम है एलर्जी की। आपने 2 दफ़ा सर्जरी कराई, लेकिन दोबारा फिर आपका जो है नेज़ल सेप्टम में डिवीएशन आ गई। अब ये है कि आपका मसला है एलर्जी का, और उसके लिए एंटी एलर्जी आपको बहुत लंबे अरसे तक लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ दिन लेंगे फिर दोबारा आपको एलर्जी शुरू हो जाएगी। दूसरा ये कि अपने ENT सर्जन से दोबारा आप फॉलोअप में रहिए, उससे अपना जो एक रिश्ता है वो तोड़िएगा नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब जो आपने बताया, कलामी कर रहा हूँ शहजाद, एक चीज़ और जो हेल्प कर सकती है इनको, एलर्जी स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो कि एलर्जी शॉट्स देते हैं। तो मतलब जो एलर्जन जिसकी वजह से आपको रेशा वगैरह हुआ है तो वो भी जो है एक इनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एलर्जी सेंटर इतने ज़्यादा हैं भी तो नहीं ना। बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब ये तो बड़ा मसला है। राना साहब लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाए मिजाज ठीक है, खैरियत से हैं? बस शुक्र अल्लाह पाक का, आपकी दुआएं। जनाब फरमाइए। मेरा मसला है, मैंने पहले ऑपरेशन करवाया था नाक का। जी जी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में मुझे बहुत ये मसला आता है। ओहो। तो मेरा नाक है ना जो सर वो बंद हो जाता है। ओहो। तो मैंने पहले CMH से ऑपरेशन करवाया था, डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब थे, उन्होंने ऑपरेशन मेरा किया था। तो मैं तकरीबन 10-12 साल तो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है तो मेरा नाक है ना बिल्कुल बंद हो जाता है, सांस लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी छाती जो है ना वो जाम हो जाती है, रेशा और बलगम बनता है। ओके। तो मुझे रात को बहुत परेशानी होती है और सांस की भी तकलीफ होती है। ठीक है। अगर मेरे पास कोई सिगरेट वगैरह पी जाए ना तो मुझे वो गले में खारिश बहुत होती है। ओके। तो मैं इसके लिए जानना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ कोई बेहतरीन सा इलाज मुझे बताएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाना साहब। अभी डिस्कस करते हैं आपके मसले को भी, और सुन लें कि जो सिगरेट स्मोकर हैं कि आप तो स्मोकिंग कर गए, आपके धुएं से दूसरों को तकलीफ हो रही है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी शहजाद भाई, मैं आमिर अर्ज कर रहा हूँ, गुलबर्ग ब्लॉक 12 से। जी आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको देख के। मैं बस अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम के हवाले से बस बात करना चाह रहा था कि छींकों का मसला एक है ना, सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह उठ के फील होता है कि आपको 1-2 छींकें आई, फिर उसके बाद रूटीन जो सारा दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये क्या सिर्फ एक एलर्जी की वजह है ऐसी, या इसके अलावा कोई और रीजन? सॉरी आमिर साहब, बात समझ में नहीं थी। सुबह उठ के क्या फील होता है? नहीं, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 1-2 छींकें आई कभी। ठीक है, यानी कि रेगुलर ट्वाइस अ डे, दिन में, यानी कि कभी एक दिन छोड़ के हो गया, मगर उसके बाद शावर वगैरह लेने के बाद फिर नॉर्मल रूटीन हो जाती है, फिर सारा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये एलर्जी की वजह से है या इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है? क्या बस 1-2 छींकें ही है ना? जी जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अरे भाई, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हम सब छींक लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब से फिर भी डिस्कस कर लेते हैं आमिर साहब। ओके जी, अपना ख्याल रखिए डॉक्टर साहब, थैंक यू। अच्छा, एक और कॉलर, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन बात कर रहे हैं? मैं नौरीन बात कर रही हूँ। मुझे अपनी 6 माह के बेटे के लिए बात करनी है। जी नौरीन साहब। इनको 4 माह हुए हैं और 4 माह से इन्हें एलर्जी शुरू हो गई है। पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब हमें डॉक्टर ने बताया कि इनको स्टार्ट जो होता था वो नज़ला शुरू होता है, फिर इनका गला खराब होता है, फिर इनका चेस्ट जो है वो पूरा खराब हो जाता है, फिर इनको ना बुखार चढ़ जाता है। ओह ओके। फिर डॉक्टर को दिखाती हैं तो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, न्यूब्लाइज कराना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक कि कोर्स इनका एंटीबायोटिक का न्यूब्लाइज का चलता है, जब तक सही रहते हैं।
फिर 10-15 दिन बाद फिर इनको प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि महीने में 3 तक इन्होंने एंटीबायोटिक जो है सिरप पिए हैं। ओके। उसके बावजूद फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इन्हें। ओके। तो ये इसकी असल वजह जो है वो मुझे मालूम करनी थी। अच्छा, उम्र क्या बताई आपने? 6 माह के बच्चे हैं। 6 माह का बच्चा है ना? और मेरा बेटा एक 3.5 साल का है, वो 4 साल का। जी जी। उसको भी ये प्रॉब्लम थी। उसको? अच्छा, आपको और आपके हस्बैंड को तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मुझे था ये डस्ट एलर्जी थी मुझे, और वो प्रॉब्लम नहीं थी। छींकें आना शुरू हो जाती थी मुझे, लेकिन जस्ट बस 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे नौरीन साहबा से? स्मोकिंग है कोई खानदान के अंदर या घर के अंदर? हस्बैंड घर के अंदर कोई स्मोकिंग करता है? नहीं, घर में कोई स्मोकिंग नहीं करता। खानदान में कोई और? दादा करते हैं। दादा घर में ही करते हैं? नहीं, बाहर करते हैं। बाहर करते हैं, चलिए। घर में कालीन या कोई पालतू जानवर है? घर में कालीन, पालतू जानवर वगैरह हैं कुछ? जी है, कालीन था बच्चों के लेकिन कमरे अब में निकाल दिया वो हमने ना। अच्छा, पालतू जानवर है कोई? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नौरीन साहब। अभी डिस्कस कर लेते हैं आपके बच्चे का भी मसला। आमिर साहब की छींकें, उनको भी डिस्कस करेंगे। राना साहब की नाक बंद रहती है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और हम COPD हमारा टॉपिक है, सांस के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के, हमारे साथ रहिएगा।